जो बच्चे ये वीडियो नहीं देखेंगे या ये वीडियो स्किप करेंगे उनका भारी नुकसान हो सकता है एग्जाम्स में। ऐसा हो नहीं सकता है कि इसमें से काम ना आए। आपको 70 में से 55 प्लस 55 से ज़्यादा नंबर का काम इन्हीं क्वेश्चन में से आ जाएगा। नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप सब? होप आप सबका मैथ का एग्जाम काफ़ी अच्छा हुआ होगा। आप सबको इंतजार था फिजिक्स की वीडियो का, तो इस वीडियो में हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करेंगे जो कि आ सकते हैं और पिछले 7-8 सालों में पूछे भी गए हैं। और दूसरा, हम आपको प्रायोरिटी वाइज बताएंगे कि कौन से क्वेश्चंस हमें पहले करने हैं और क्या करना है और कैसे करना है। ठीक है। दूसरा, आपको इन चीज़ों से एक आइडिया मिल जाएगा कि आपने ये चीज़ कर ली है और ये चीज़ आपकी अभी पेंडिंग है, और अगर आपने कुछ भी नहीं किया है तो पहले क्या करना चाहिए जिससे कि हम अच्छे से पास हो जाए। और जिन बच्चों ने अच्छे से प्रिपरेशन की है उन्हें भी थोड़ा आइडिया मिल जाएगा कि ये आर्टिकल उन्हें पहले कर लेना चाहिए था। सबने कुछ ना कुछ छोड़ रखा होगा ज़रूर। तो चलिए हम शुरू करते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात। तो बच्चों, ये है हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आपको एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहले ना देखिए, फिजिक्स में जो हमारा फर्स्ट यूनिट है इलेक्ट्रोस्टैटिक, ठीक है, उसमें से ना आपको कूलम्स लॉ पूछा जा सकता है, स्टेट एंड एक्सप्लेन। ये प्री बोर्ड में भी आ जाता है कई बार। वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ जो है पूछा जा सकता है। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज पूछी जा सकती हैं, ठीक है। लिमिटेशन ऑफ कूलम्स लॉ पूछा जा सकता है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और प्रॉपर्टीज पूछी जा सकती है। एक्सियल लाइन, इक्वेटोरियल लाइन, टॉर्क, इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस एंड प्रॉपर्टीज, गॉस थ्योरम एंड एप्लीकेशंस, ठीक है। एप्लीकेशन में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है होलो स्फीयर वाली, उसके बाद वायर वाला, प्लेन शीट वाला, सॉलिड स्फीयर आप छोड़ दीजिए, डिडक्शन ऑफ कूलम्स लॉ ये भी छोड़ दीजिए। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद कंडक्टिंग स्लैब ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद डाइलेक्ट्रिक स्लैब। अगर आपको ये लग रहा है कि सारे ही टॉपिक्स तो लिख दिए, तो पिछले साल ना 2025 में थोड़ा सा बुरा हो गया था बच्चों के साथ, तो सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स नहीं आए थे। इसलिए आपको ना ये टॉपिक्स कर लेने चाहिए, ठीक है। अब ऐसा नहीं बोला जा सकता इस वीडियो में कि बस आप ये पर्टिकुलर टॉपिक कर लो यही आएगा। जैसे प्रायोरिटी वाइज बता दूंगा लास्ट में कि ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, पहले ये कर लो, ठीक है। जैसे ये है, अब इसमें क्या है, इसमें 3 आर्टिकल्स सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। इसमें जो 5 नंबर का काम आएगा ना, आपको 5 नंबर का एक क्वेश्चन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में से पूछा जाएगा। उसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप डाइलेक्ट्रिक स्लैब कर लो, कंडक्टिंग स्लैब कर लो ठीक है। और उसके बाद आप क्या करो कि जो गॉस थ्योरम है उसमें जो होलो स्फीयर वाला आर्टिकल है वो कर लो गॉस थ्योरम में। और ये कूलम्स लॉ, स्टेट एंड एक्सप्लेन, ये भी डायरेक्टली पूछा जाता है, कई बार पूछा जाता है। अगर ये तीनों हो जाए उसके बाद वेक्टर फॉर्म कर लो, ये भी आ सकती है। फिर आप एक्सियल और इक्वेटोरियल लाइन वाला कर लो। इनकी वीडियोस हमारे चैनल पर आपको मिल जाएंगी, ठीक है। बाकी हम और भी बना देंगे। और ये एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये पूछा जा सकता है आपको 3 नंबर में भी, ठीक है और भी हम बात करेंगे। और ये बिल्कुल लास्ट में, ठीक है। ये ना प्रायोरिटी वाइज ही हैं, जैसे कि ये दोनों आपको पहले कर लेने चाहिए, ये भी आ सकते हैं, ज़्यादा चांसेस हैं इनके आने के। लिमिटेशन ऑफ कूलम्स लॉ, ये जो सारे क्वेश्चन आप देख रहे हो ये सभी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरा ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बड़ा है, इसमें से ऑलमोस्ट 12 नंबर का काम आएगा, ठीक है। तो इसी कारण भी इसमें इतने सारे जो हैं टॉपिक्स हैं, ठीक है। इसके बाद करंट इलेक्ट्रिसिटी आता है। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी में क्या है कि डिफाइन किरचॉफ्स लॉ, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट यूजिंग दीज लॉज डिराइव व्हीटस्टोन ब्रिज, ठीक है। यानी कि कुल मिला के आपको किरचॉफ लॉज आने चाहिए। मतलब करंट इलेक्ट्रिसिटी का बेसिक तो आपको आना ही चाहिए, पर आपको किरचॉफ लॉज आने चाहिए। उसके बाद व्हीटस्टोन ब्रिज आना चाहिए, स्लाइड वायर ब्रिज आना चाहिए जिसे आप मीटर ब्रिज भी बोलते हैं, ठीक है। किरचॉफ लॉज को एक्सप्लेन करने के लिए भी आ सकता है। रिलेशन आ सकता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन के बीच में और करंट के बीच में, I = NAVD, ठीक है। इंटरनल रेजिस्टेंस पर पूछा जा सकता है। ये बहुत बड़ा काम है हमारा, एक्सप्रेशन फॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ये ना ही आए तो अच्छी बात है, अगर ये आ गया तो काफ़ी नुकसान हो जाएगा आपको, ठीक है। तो अगर ये 3 नंबर में आ गया ना तो काफ़ी प्रॉब्लम हो जाएगी आपको। ये बड़ा है, बहुत ज़्यादा बड़ा है। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन कंडक्टेंस और रेजिस्टेंस, ओमिक एंड नॉन ओमिक डिवाइसेस। ऐसा हो नहीं सकता है कि इसमें से काम ना आए। आपको 70 में से 55 प्लस 55 से ज़्यादा नंबर का काम इन्हीं क्वेश्चन में से आ जाएगा, ठीक है। अ वायर इज कैरिंग करंट, इज इट चार्ज्ड, ठीक है। कंडक्टिंग वायर्स आर मेड अप ऑफ कॉपर, वाई। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे, ठीक है, इसमें से इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में से, और ये कुछ क्वेश्चंस थे किसमें से, करंट इलेक्ट्रिसिटी में से। तो आपको ये तो समझ आ गया। अब ना ये दोनों यूनिट्स बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी थे, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की जो बुनियाद है वो यही 2 यूनिट्स हैं आपके, सबसे ज़्यादा ज़रूरी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अब इसके बाद क्या है, जब हम आगे आएंगे मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म में से, तो इसमें से जो 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा ना वो तो कॉम्प्रिहेंशन आएगा, ठीक है। तो वो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेज, ठीक है, उनमें से पूछा जा सकता है। जैसे मैग्नेटिक एलिमेंट्स में से पूछा जा सकता है, मतलब मैग्नेटिक एलिमेंट्स ऑफ अर्थ में से पूछा जा सकता है, ठीक है। इसकी बात भी हम कर लेंगे और ये आप कर दोगे। तो जो ना ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें इसमें से वो है बायोट-सावर्ट लॉ, आपको कर लेना चाहिए। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सर्कुलर करंट कैरिंग लूप, ठीक है, करंट कैरिंग लूप एट एनी पॉइंट ऑन इट्स एक्सिस, एम्पियर सर्कुलर लॉ और उसकी एप्लीकेशन सोलेनॉइड आपको कर लेनी चाहिए। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर आपको कर लेना चाहिए, ठीक है। एक्सप्रेशन फॉर फोर्स बिटवीन 2 करंट कैरिंग पैरेलल कंडक्टर्स, ये भी आपको पूछा जा सकता है। कन्वर्ट गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर,
और वोल्टमीटर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सारे क्वेश्चंस मैंने कहीं ना लिख नहीं रखा, ये इंपॉर्टेंट है ज़्यादा, ठीक है, क्योंकि ये सारे ही इंपॉर्टेंट है, ये सारे ही आपको कर लेने चाहिए। फिर बार मैग्नेट क्या है, ठीक है, फिर मैग्नेटिक डाइपोल क्या है, मतलब सारी बेसिक चीज़ें, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन द एक्सियल लाइन ऑफ अ बार मैग्नेट, इक्वेटोरियल लाइन ऑफ अ बार मैग्नेट, तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ठीक है। ये आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी है और छोड़ने नहीं है। अगर आपको इनकी PDF चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, वहाँ से आपको मिल जाएगी, बट मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आपको ये जो है लिख लेने चाहिए ताकि आपको याद रहे। PDF आप देखोगे नहीं बाद में इतना, ठीक है, लिख लोगे तो आपको पता रहेगा कि ये मैंने कर लिया, ये मैंने कर लिया। इसमें से भी 12 नंबर का काम आएगा, ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा है और इसमें कम टॉपिक्स इसलिए लिखे गए हैं क्योंकि आपको ना 5 नंबर में तो कॉम्प्रिहेंशन आएगा, तो इसलिए 3 में जो आ सकता है वो बता रहा हूँ। और वीडियो के लास्ट में आपकी बहुत ज़्यादा बड़ी हेल्प हो जाएगी, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, ठीक है। इसके बाद जो 4th यूनिट है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट वाला, इसमें से सबसे पहले आपको कर लेना चाहिए एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर, ठीक है। फिर लेंज लॉ एंड कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, मतलब ये सारी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद सेल्फ इंडक्शन क्या है, म्यूचुअल इंडक्शन क्या है, उनका कोएफिशिएंट क्या है, एवरेज पावर इन LCR सर्किट, एक्सप्रेशन फॉर इम्पिडेंस है, ठीक है, एक्सप्रेशन फॉर इम्पिडेंस ऑफ एन AC सर्किट विद LCR, ठीक है। फिर उसके बाद ट्रांसफार्मर बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ट्रांसफार्मर, ठीक है। मोशनल EMF करंटली आप स्किप कर सकते हो, पहले ये कर लीजिए। AC जनरेटर, स्टेट एंड एक्सप्लेन फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, मैग्नेटिक फ्लक्स, वाई कैपेसिटर ब्लॉक्स DC। तो ये जो क्वेश्चंस हैं ये भी सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्वेश्चंस में से ही हैं, तो ये आपको कर लेने चाहिए। उसके बाद देखिए क्या है, जो हमारा 5th यूनिट है ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वाला, उसमें से बस आप यूजेस कर लो एक बार इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के, रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, ये क्या होती हैं, इनकी फ्रीक्वेंसी रेंज क्या है और इनके यूजेस क्या क्या है। उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम थोड़ा सा देख लीजिए, बाकी वीडियो में हम आगे बात करेंगे। अब आ गया सबसे बड़ा काम, ठीक है, 3 ही तो यूनिट है हमारे पास, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में से 12 नंबर का काम आएगा, 12 नंबर का काम मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट में से आएगा और 13 नंबर का काम ऑप्टिक्स में से आएगा, तो टोटल कितने 37 नंबर हो गए, ठीक है। और 70 का तो पेपर है हमारा, तो ऑलमोस्ट 53% जो काम है ना, मतलब हमारा 50% से ज़्यादा पेपर तो इन्हीं 5 चैप्टर में से, इन्हीं 6 यूनिट्स में से पूछा जाएगा। 5 नहीं 6 यूनिट्स में से, 5 यूनिट्स हो गए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक को तो मैंने काउंट नहीं किया, तो 5 यूनिट्स में से पूछा जाएगा इतना सारा। अब इसमें क्या है कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी टॉपिक्स, ठीक है, आपको मिरर फार्मूला कर लेना चाहिए, ठीक है, कनकेव, रियल वर्चुअल, कन्वेक्स वर्चुअल, आपको रिफ्रैक्टिंग सर्फेसिस कर लेनी चाहिए, रेयर टू डेंसर जाते हैं तो जो फार्मूलाज डिराइव करते हैं हम। उसके बाद डिराइव लेंस फार्मूला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसकी नेसेसरी कंडीशंस क्या हैं, क्रिटिकल एंगल क्या है, एप्लीकेशन क्या है इसकी। उसके बाद प्रिज्म फार्मूला कर लेना चाहिए। फिर हाइगन्स प्रिंसिपल, ठीक है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ वेव थ्योरी, रिफ्रैक्शन एंड रिफ्लेक्शन, ओके, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन एंड लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ वेव थ्योरी। उसके बाद शो लाइट इज ट्रांसवर्स इन नेचर, ये आप करंटली स्किप कर सकते हो। लेंस मेकर फार्मूला मत स्किप करना, कंपाउंड माइक्रोस्कोप को मत स्किप करना, एस्ट्रोनॉमिकल मत छोड़ना, ठीक है। और YDSC ये तो बिल्कुल नहीं छोड़ना, फ्रिंज विड्थ वाला आ सकता है, कंडीशंस पूछी जा सकती हैं। और इसमें ना YDSC में आगे एक सिंगल स्लिट वाला आर्टिकल है, ठीक है, वो भी आ सकता है, पर ये एक छोड़ सकते हो आप अगर आपने ये सारे कर रखे हैं तो, ठीक है, सारे कर रखे हैं तो ये छोड़ सकते हो आप। बाकी ठीक है, आप देख लीजिए कि कौन से आर्टिकल्स, कौन से टॉपिक्स आपको इनमें से आते हैं और कमेंट कर दीजिए कि कितना % काम आपको आता है, ताकि हमें पता चल जाए कि आपको क्या करवाएं और क्या ना करवाएं। मतलब आप टॉपिक्स बता दीजिए कि ये टॉपिक आपको करना है, फिर उसके हिसाब से हम नेक्स्ट वीडियो बना देंगे। सो डुअल नेचर ऑफ मैटर जो है, लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन, ये कर लेना है हमें इसमें से। डिराइव आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन है, ये कर लेना है हमें इसमें से। डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस, ये कर लेना है। डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी, आगे ना आपको पता चल जाएगा कि ये सारे टॉपिक्स क्यों ज़रूरी है, और यही आएंगे पक्का, आपको यही आते हैं हर साल। कोई भी सैम्पल पेपर उठा लो, PYQ उठा लो, किसी भी पिछले 10 साल का कोई भी क्वेश्चन पेपर उठा लो, इन्हीं में से आया है काम सारा। एटम्स एंड न्यूक्लियाई, ठीक है, 8 साल तो मैं तो आपको बोल रहा हूँ कि मुझे हो गए एग्जाम्स देखते देखते, 8 साल से तो हम 12th वाले बच्चों को पढ़ा रहे हैं। तो पोस्टुलेट्स ऑफ, ये प्रायोरिटी वाइज है। बोहर मॉडल जो है एटम्स एंड न्यूक्लियाई में से, बोहर मॉडल, ठीक है, रेडियस, वेलोसिटी, एनर्जी, फ्रीक्वेंसी, ये पूछा जा सकता है तो ये कर लेना आपको। बाइंडिंग एनर्जी कर्व, ठीक है, ये कर लेंगे। न्यूक्लियर फोर्सेज एंड प्रॉपर्टीज कर लेनी है, रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट मॉडल, ड्रॉबैक, आइसोटॉप क्या होता है, आइसोबार, आइसोटोन, रेडियो एक्टिविटी क्या है, ड्राइव बोहर्स सेकंड पोस्टुलेट ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज यूजिंग डी ब्रॉगली रिलेशन। ये सारे क्वेश्चंस जो हैं बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अब इसके बाद क्या है हमारे पास, लास्ट में आता है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, ठीक है। अब इसमें ना, अब अगर हमारे पास बहुत ही ज़्यादा कम टाइम है तो हमें कर लेना चाहिए व्हाट इज़ आर रेक्टिफायर, ठीक है, जैसे कि फुल वेव रेक्टिफायर क्या है, हाफ वेव रेक्टिफायर क्या है, एन टाइप और पी टाइप में डिफरेंस क्या है, ठीक है। ये देख, एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक में डिफरेंस भी आ सकता है, और VI कैरेक्टरिस्टिक आप इसमें ऐड कर लीजिए, ये भी आपसे थोड़ा पूछा जा सकता है। तो ये है हमारी 9 यूनिट्स का काम।
ठीक है। अब आप बताइए कि आपको इनमें से कितना काम आता है, कि आपको 50% काम आता है, कि आपको 60% काम आता है, या आपको -50% काम आता है इनमें से। जो भी जैसा भी सच है वैसा आप कमेंट कर दीजिए ताकि हमें पता चले, फिर हम उस हिसाब से काम करें आपके लिए नेक्स्ट वीडियो के लिए। जैसा कि आपने देखा कि केमिस्ट्री और मैथ में हमने पूरा कर दिया था काम और आपका एग्ज़ाम अच्छा भी गया है, तो फिज़िक्स में भी अगर पूरी कोशिश है हमारी कि हम कर देंगे, ठीक है? कर ही देंगे, आपको पता है, बस 2-4 दिन और नींद का सैक्रिफाइस हमें करना होगा। तो ये आपको पता चल गया, ठीक है। अब आपको कैसे मैं प्रिपरेशन करवाऊँ, मैं अपने हिसाब से करवा दूँ या आप जो टॉपिक्स बोलोगे वो करवा दूँ, वो आप बता दो, ठीक है। और जितना हो सके ना उतना इस वीडियो को लाइक करना और कमेंट करना, इससे हमारी रीच इंक्रीज़ होती है। आप खुद ही कमेंट करते हो कि हमारे चैनल पर सब्सक्राइबर्स कम है, क्योंकि यूट्यूब हमें पुश नहीं करता, ठीक है। और ना तो हम इस चैनल से कुछ कमा रहे हैं और ना ही फ्यूचर में इतना कमा पाएँगे, क्योंकि पीएससी में स्टूडेंट्स ही आपको पता है बहुत कम है। तो चाहे हम कितना ही अच्छा काम कर लें, हम नहीं कमा पाएँगे। तो एक रियलिटी थोड़ी-सी आपसे शेयर करनी थी। अगर हमारे चैनल पर ना 7 से 8 लाख व्यूज़ पर मंथ आएँगे ना, तब हम 25,000 पर मंथ इस चैनल से अर्न कर पाएँगे। पर ये आएँगे ही नहीं, क्योंकि इतनी पोटेंशियल रीच नहीं है मंथली हमारी, ठीक है। और जैसे हम जो ऑफलाइन बैच रखते हैं उसमें भी हम थोड़े बच्चे रखते हैं। तो अगर मान लीजिए 15 बच्चे लगे हैं, ठीक है, उनमें से 5 जो है वो ख़राब से हैं, तो हम उन्हें रिमूव कर देंगे, हालाँकि उनकी फ़ीस आएगी। यानी कि पर मंथ 10,000 तो हम छोड़ देते हैं। तो हम ना हमेशा डे 1 से क्वालिटी पर ही काम कर रहे हैं। तो अगर आपको ढंग का कंटेंट चाहिए तो आप प्लीज़ इस चैनल को, वीडियो बनाने में इतना टाइम लगता है और आपको बस एक कमेंट करने में मुश्किल लगता है।